सो सपोज देयर इज अ टैंक, ठीक है, ये कोई टैंक है और मान लो कि यहाँ पे कोई एक होल है, ठीक है, और ये आपका ऊपर में ये आपका मान लो ओपन सरफेस है, राइट। अब इस टैंक में आपका एट अ सर्टेन डेप्थ देयर इज सम वाटर, ठीक है, मान लो यहाँ पे पानी है, ठीक। अब नीचे आपने कोई होल अगर कर दिया तो इस होल से क्या होगा, पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये जो छोटा सा होल है इसका डायमीटर को अगर मैं बोलूँ स्मॉल डी, और ये जो आपका टैंक है इसका डायमीटर को मैं बोलूँ कैपिटल डी, राइट। तो अब यहाँ पे अगर मैं बर्नौलिस थ्योरम लगाऊं, मान लो कि बर्नौलिस थ्योरम कहाँ लगाते हैं, कोई भी दो पॉइंट में लगा सकते हैं। वो दोनों पॉइंट कहाँ हो सकता है, स्ट्रीम लाइन में हो सकता है, राइट, या और भी क्या क्या हो सकता है वो हमने देखा था। मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे, दो, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर मैं बर्नौलिस थ्योरम लगाऊं तो ये जो फ्लो हो रहा है ये कैसा फ्लो हो रहा है, दिस इज अनस्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो क्यों, क्योंकि आपके समय के साथ में ये जो हाइट है ये हाइट डिक्रीज होगा। मान लो कि ये अभी ये हाइट से फॉर एग्जांपल अभी एट टाइम t सपोज दिस हाइट इज h, ठीक है, ये आपका जो हाइट है दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ में ये चेंज कर रहा है। तो 1 और 2 के बीच में अगर मैं बर्नौलिस थ्योरम लगाऊं तो और ये बोल दूं कि एट टाइम t इक्वल टू 0 h इज इक्वल टू h नॉट, ठीक है, ये मैंने बता दिया। और कुछ बता दूं कि ये आपका डेंसिटी कांस्टेंट है और इनविस्किड फ्लो है, ठीक है। तो अब 1 और 2 के बीच में अगर हम बर्नौलिस थ्योरम लगाएं तो वो क्या होगा, बर्नौलिस थ्योरम हो जाएगा P1 बाय रो प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 इज इक्वल टू P2 बाय रो प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस Z2 माइनस मैंने बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा प्लस Z1 माइनस Z2, ठीक है, माइनस मैंने बाहर ले लिया, इज इक्वल टू माइनस dV1 बाय dt इंटू h, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो Z1 माइनस Z2 कितना है, ht, तो यहाँ पे मैं ht पुट कर सकता हूँ, तो मेरा इक्वेशन क्या होगा, माई इक्वेशन विल नाउ बिकम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस GH इज इक्वल टू माइनस dV1 बाय dt इंटू h, ठीक है। ये सर ऑडियो डिस्टॉर्ट कर रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है सही। तो अब अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएं 1 और 2 के बीच में कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएं तो वो क्या होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या हो जाएगा, A1V1, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है तो रो A1V1 होता है तो रो हटा दिया, इज इक्वल टू A2V2, राइट। तो यहाँ पे आपका पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू स्मॉल डी स्क्वायर इंटू V2, राइट, ये हो गया। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या आया, V1 डी स्क्वायर इज इक्वल टू V2 डी स्क्वायर, ठीक है, ये आया। ओके, अब आपका ये जो V1 है, V1 को मैं लिख सकता हूँ क्या, माइनस ऑफ dH बाई dt लिख सकता हूँ क्या, देखो तो
लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं माइनस डी एच बाई डी टी लिख सकता हूँ। ओके, तो अब अगर मैं देखो कि यहाँ पे मेरा क्या एक तो ये हुआ टर्म, ठीक है, इसको अगर मैं बोलूँ ए, और एक ये वाला टर्म है, इसको मैं बोलूँ बी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि बी बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू ए, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो उस केस में आपका इक्वेशन क्या बनेगा? सर वीडियो सर हाँ सर सर वीडियो लैग है सर। वीडियो लैग हो रहा है, सर वीडियो ऑडियो दोनों। अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अभी तो सर आवाज आपका सही आ रहा है। आवाज ठीक आ रहा है, वीडियो भी ठीक आ रहा है ना? ओके, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू g इंटू एच, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं v2 को v1 के टर्म्स में लिखूं, म्यूट कर लो, किसी का म्यूट हो रखा है, विशाल म्यूट करो, विशाल चौधरी, विशाल चौधरी कर रहे हैं सर। ओके, तो ये हुआ राइट। अब यहाँ पे अगर मैं v2 को v1 के टर्म्स में लिखूं, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा? v1 स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। सर वीडियो नहीं दिख रहा है। वीडियो नहीं दिख रहा है? अच्छा, ऑडियो साफ आ रहा है क्या? ऑडियो में भी प्रॉब्लम है? ऐसे ऑडियो Yes, क्लियर sir. है सर, वीडियो दिख नहीं रहा। वीडियो नहीं आ रहा है, ठीक, ओके ओके, ठीक है, जब दिख सर हाँ कहिए। जैसे कि आप लिख रहे हैं ना सर, तो आप लिख के बहुत चीज पार हो जा रहा है, उसके बाद कुछ सेकंड बाद हम लोग को दिख रहा है वो लिखा हुआ, और बोलने टाइम भी कुछ लैग हो रहा है आपका वॉइस। अच्छा, ये नेटवर्क इशू ही होगा ना, नेटवर्क की वजह से ही तो ऐसा होता है। चलो फिर क्या करें, कैसे पढ़ाऊं? ये कंटिन्यू ऐसा होता है या बीच बीच में ऐसा हो रहा है? बीच बीच में होता है सर। अच्छा, अभी ठीक हुआ है? अभी ठीक है। अभी ठीक है ना? अभी ठीक है सर। तो यहाँ पे देखो, मैं v1 को क्या लिख सकता हूँ? v1 को मैं लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे हो गया √2gh, ठीक है, √2gh बाई 2 एक यहाँ पे है, √2gh हो गया, और यहाँ पे सामने एक कांस्टेंट c में लिख सकता हूँ, जहाँ पे ये c क्या हो जाएगा? c हो जाएगा आपका 1 बाय अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये जो आपका वेलोसिटी है ना v1 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, इस तरह से, ओके। पर आप लोगों को जो ज़्यादातर सवाल दिया जाएगा, उस सवाल में इतना डिफ़िकल्ट नहीं देगा, वो आपको सिंपल सवाल पूछेगा, ठीक है। सिंपल सवाल में क्या पूछेगा कि मान लो कि ये आपका कोई टैंक है, और इस टैंक में आपका ये कोई बहुत बड़ा टैंक है, राइट, बहुत बड़ा टैंक अगर है, और नीचे आपका कोई होल है, ठीक है, नीचे मान लो कि यहाँ पे कोई होल है, और ये आपका इसमें पानी जो है वो एट अ हाइट h है, पानी एट अ हाइट अगर h यहाँ पे मैं कंसिडर कर लूँ, मान लो कि ये h हाइट तक है, राइट। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेलोसिटी को आप, यहाँ का वेलोसिटी जो है ना उसको आप 0 मान लेना। क्यों? क्योंकि अगर ये सरफेस बहुत बड़ा है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो ये जो नीचे वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा √2gh, ठीक है। ये कैसे आया? बर्नौलीज इक्वेशन से ही आया, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन में सिर्फ आपको क्या पुट करना है? यहाँ का वेलोसिटी को 0 पुट करना है, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखें कुछ, देयर आर सर्टेन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो नाउ वी विल सी सम एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, राइट। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या? साइफॉन, आपने ये वर्ड सुना होगा ना, साइफॉन, पहले कभी सुना ये वर्ड साइफॉन?
यस सर। हाँ आपने सुना होगा। और ये साइफॉन का हम लोग यूज़ भी करते हैं बहुत बार। मान लो कि कहीं से तेल अगर निकालना हो, आपके गाड़ी में से तेल निकालना हो, तो हम लोग ये साइफॉन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये साइफॉन कैसे काम करता है? साइफॉन बड़ा सिंपल है। इसका अगर मैं मैकेनिज्म बताऊं तो मान लो इस तरह का कोई आपका, मान लो कि कोई टैंक है, राइट। यहाँ पे कोई टैंक है और आपका इस टैंक में एट अ सर्टेन हाइट कोई लिक्विड भरा हुआ है। अब अगर मैं मान लो कि इस हाइट तक ये लिक्विड है, ठीक है, इस हाइट तक लिक्विड है। अब मैं क्या करूं कि यहाँ पे एक पाइप अगर कनेक्ट करूं, पाइप कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ? पाइप कनेक्ट कर रहा हूँ ऐसा करके, कुछ मान लो ऐसा जा करके, ऐसा जा करके, ऐसा जा करके, और लास्ट में आपको क्या ये नीचे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आपको मान लो कि ये एट अ हाइट एच हाइट तक में ले गया। ठीक है, पाइप मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये ऐसे ले जा करके, ऐसे ले जा करके, ऐसे ले जाके, फिर ये ऐसे। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि थोड़ा सा आप यहाँ पे मुंह लगा करके अगर खींचते हो तो एक बार पानी आना स्टार्ट अगर हो गया तो फिर वो कंटिन्यू होता ही रहेगा, वो कंटिन्यू आपका ये होता ही रहेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि इसमें जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे मान लो कि इसको मैं बोलूँ 0.1, राइट। और यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट तक जहाँ पे गया उसको मैं बोलूँ 0.2, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलूँ 0.3। अच्छा, अब बताओ 0.2 और 0.3 दोनों जगह अगर ये एरिया सेम है, एरिया अगर सेम है तो 0.2 और 0.3 दोनों जगह वेलोसिटी क्या सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा, क्योंकि एरिया कांस्टेंट अगर है तो जहाँ जो 2 का वेलोसिटी वही 3 का वेलोसिटी। तो अब अगर मैं ऐसा करूं कि 1 और 2 के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊं तो 1 और 2 के बीच में क्या हो जाएगा? P1 बाय रो प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 इज इक्वल टू P2 बाय रो प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2। ठीक है, अब देखो P1 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ज़ीरो ले लूँ, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम ज़ीरो ले लें तो जो प्रेशर होता है उसको कौन सा प्रेशर कहते हैं? एब्सोल्यूट की गॉज, क्या कहते हैं? गॉज प्रेशर। तो अगर मान लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं ज़ीरो ले लूँ इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये जो P2 हो जाएगा वो हो जाएगा गॉज प्रेशर। सिमिलरली V1 जो वेलोसिटी है उसको भी मैं ज़ीरो ले सकता हूँ। आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि यहाँ पे जो V1 जो वेलोसिटी होगा वो जस्ट ये पाइप के बाहर में, मैं बोल रहा हूँ जस्ट इस पाइप के बाहर में है यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? ज़ीरो होगा ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि ये इसका वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में ये बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसको हम ज़ीरो ले लें तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। तो यहाँ पे आपका, और मान लो कि ये जो आपका वेलोसिटी है वो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं VJ से, फॉर एग्जांपल इसको मैंने VJ लिख दिया। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा P2 बाय रो इज इक्वल टू माइनस GH माइनस VJ स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये। अब सिमिलरली जिस तरह से हमने 1 और 2 के बीच में लगाया बर्नौलीज इक्वेशन, हम 1 और 3 के बीच में भी ये लगा सकते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। तो 1 और 3 के बीच में लगाएं तो क्या आएगा? सेम इक्वेशन आएगा। देखते हैं, 1 और 3 के बीच में आ जाएगा आपका P1 बाय रो प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 इज इक्वल टू P3 बाय रो प्लस VJ स्क्वायर, क्योंकि V2 और V3 तो एक ही है तो उसको मैं VJ लिख देता हूँ, VJ स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ3। ठीक है, ये तो यहाँ पे ये तो आपका ज़ीरो ही है, राइट। और P3 ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? P3 ज़ीरो, ये भी ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि जस्ट बाहर है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में आ गया तो वो भी ज़ीरो हो गया। और वेलोसिटी V1 जो है वो भी मैंने बोला कि बहुत छोटा है तो उसको भी हम ज़ीरो मान सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ये बहुत क्लोज टू ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपका इक्वेशन में मैं लिख सकता हूँ क्या? VJ स्क्वायर इज इक्वल टू 2G इंटू Z1 माइनस Z3। ठीक है, Z1 माइनस Z3। और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 2G Z1 माइनस Z3 है क्या? H। तो यहाँ से ये आपका देखो VJ स्क्वायर
चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, और यहाँ पे आपको प्रेशर निकालना हो तो प्रेशर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ भी ऐसे निकाल सकते हो। तो इस तरह से हम साइफन में आपका बर्नौलीज इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। कहाँ कहाँ मैंने यूज़ किया, 1 और 2 और 1 और 3 के बीच में। तो फिर बाकी वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी भी मैं निकाल लूँगा, कुछ भी पूछे तो मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो h है, ये कंफ्यूज मत करना, स्मॉल h कहाँ है बताओ। तो ये जो मैंने देखो 2 h यूज़ किया है, एक है आपका स्मॉल h, यहाँ पे है स्मॉल h और यहाँ पे है कैपिटल H। तो स्मॉल h और कैपिटल H कहाँ कहाँ है, ये होगा, ये क्या होगा बताओ। तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या है, स्मॉल h की कैपिटल H, ये क्या है कैपिटल राइट। और ये जो आपका है ये क्या है, ये स्मॉल h है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत कर जाना। तो सिंपल है, इस तरह से हम बर्नौलीज इक्वेशन का यूज़ करते हैं साइफोन में, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं पिटॉट ट्यूब, राइट। पिटॉट ट्यूब कभी नाम सुने हो, पिटॉट ट्यूब? पिटॉट ट्यूब क्या होता है पिटॉट ट्यूब? इससे वेलोसिटी मेजर करते हैं। राइट, वेलोसिटी मेजर करते हैं। तो ये हुआ आपका पिटॉट ट्यूब, ठीक है। अब देखें कि ये पिटॉट ट्यूब के मदद से हम वेलोसिटी कैसे मेजर कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मान लो कि ये आपका कोई पाइप है, ठीक है। मान लो ये मैंने थोड़ा सा पाइप को ऐसे बड़ा बना दिया, मान लो ये आपका कोई पाइप है, राइट। अब इस पाइप में मैं क्या करता हूँ ना कि एक होल कर दूंगा। मान लो मैंने यहाँ पे एक होल कर दिया, राइट। अब होल करने के बाद में मैंने क्या किया, मान लो कि 2 होल कर दूँ, ये ठीक है, एक ये और एक ये। और ये आपका पाइप जो है वो मान लो कंटिन्यूअस है, इसमें कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है। एक पाइप से मैं यहाँ पे पीजोमीटर ऐड कर दूँ, ठीक है। एक यहाँ पे जो है, यहाँ पे मान लो कि मैंने एक पीजोमीटर ऐड कर दिया ऐसे, मान लो यहीं पे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पीजोमीटर ऐड कर दिया। और सेकेंड पॉइंट जो है, सेकेंड पॉइंट पे मैं ऐड कर दूं अगर एक पिटॉट ट्यूब। तो ये पिटॉट ट्यूब दिखता कैसे है, पिटॉट ट्यूब बहुत सिंपल सा है। पिटॉट ट्यूब को अगर मैं बनाऊं तो वो ऐसा बनेगा, ये तो पहले ऐसे सीधा यहाँ तक आएगा कुछ, ठीक है। और आने के बाद में ये यहाँ से टेढ़ा हो जाएगा। तो मैं पहले सीधा बना करके इसको रब करता हूँ और फिर दिखाता हूँ कैसा होगा वो। ये मान लो ऐसा आया और इसका हाइट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये हाइट जो है वो मैं ज़्यादा इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में भी आएगा कुछ देर में ही कि ये हाइट मैंने ज़्यादा क्यों दिखाया, ये ऐसा, ठीक है। और ये आपका आ करके यहाँ पे ऐसे होकर के, ये ऐसे होकर के, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे होकर के, ऐसे होकर ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे होल रहेगा, राइट। अब देखो ये है आपका, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको मैं कहूँगा पिटॉट ट्यूब, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे आपका वाटर या कोई भी लिक्विड है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब ये जो मैंने यहाँ पे पीजोमीटर ऐड किया यहाँ पे, क्या इसमें पानी, ये लिक्विड है, मान लो ये पानी ही फ्लो कर रहा है, तो क्या इसमें ये पानी कुछ ऊपर तक चला जाएगा, यस और नो? यस सर। क्यों जाता है ये ऊपर, ये क्यों जाता है? सर प्रेशर के कारण। प्रेशर के वजह से। मतलब अगर मैं बोलूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फ्लो हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फ्लो हो रहा है अगर मैं कहूं, तो आप क्या बोल सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फ्लो हो रहा है मतलब ग्रेविटेशनल फ्लो है, यस और नो, है ना। अगर मैं बोलूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फ्लो हो रहा है, मान लो कि ये कोई नदी है, ठीक है, ये नदी है, इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो फ्लो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होता है। तो नदी में कैसे फ्लो करता है, नदी में तो कोई मतलब क्या है फ्लो होने का, वहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, नदी में पानी क्यों फ्लो होता है? ग्रेविटी। ग्रेविटी, राइट। तो ग्रेविटी में फ्लो होता है। आप नदी में अगर ये इस तरह का आप पीजोमीटर को अगर डुबोगे तो क्या उसमें भी ऊपर चढ़ जाएगा वो? अगर यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे भी आपने ऐसे पीजोमीटर लगा दिया तो क्या वो ऊपर चढ़ जाएगा? क्या उसमें भी कुछ वो प्रेशर दिखाएगा, यस और नो? बताओ तो, बताओ। क्या मैंने अगर मान लो यहाँ पे लगा दिया तो क्या इसमें भी ये ऊपर तक चला जाएगा? इसमें तो दोनों जगह प्रेशर बराबर होगा। दोनों जगह प्रेशर बराबर है, तो ये ऊपर नहीं जाएगा थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली ये ऊपर जाएगा ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ठीक है। कैपिलरिटी आपको पता है, तो कैपिलरी एक्शन की वजह से हो सकता है थोड़ा सा ऊपर चला जाए, आपको दिखेगा, बट प्रैक्टिकली ये आपका थ्योरेटिकली ये कोई भी ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे प्रेशर दिखाता है इसको आपको पता है, ये दिखाता है, राइट।
आपने जब यहाँ पे पिटोट ट्यूब जब डिप किया तो पिटोट ट्यूब में आपको दिखेगा ना कि ये कुछ यहाँ तक ये चला गया, ठीक है, ये यहाँ तक चला गया। आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये जो लिक्विड था ये लिक्विड पूरा इतने हाइट तक चला गया। अब बताओ कि ये जो पीजोमीटर था उस हाइट से ये हाइट ज़्यादा है, क्यों क्यों ज़्यादा है भाई? वेलोसिटी भी ऐड हो वेलोसिटी जाती के है। कारण ये ज़्यादा हो जाता है। तो यही यही यहाँ पे कंसेप्ट है, ठीक है। ये कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं कि मान लो मैं 2 पॉइंट लूँ, ठीक है, एक पॉइंट में मान लो कि यहाँ पे कोई थोड़ा सा इससे दूर में एक पॉइंट ले लूँ जिसको मैं बोलूँ 1, और एक में जस्ट यहाँ पे जस्ट वो एंटर करने वाला है उस समय एक पॉइंट ले लूँ मान लो 2, ठीक है। अब बताओ कि 1 और 2 में मैं लगा सकता हूँ बर्नौलीज इक्वेशन, तो 1 और 2 में बर्नौलीज इक्वेशन लगा दो। अगर मैं बोलूँ 1 का है आपका P1 बाय रो प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 इज इक्वल टू P2 बाय रो प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2, ठीक है। अब देखो मैंने 1 और 2 दोनों सेम लेवल पे लिया है, तो ये और ये तो कैंसल आउट हो गया, दोनों सेम लेवल पे है तो, ठीक है। अच्छा, अब बताओ कि ये V2 यहाँ का वेलोसिटी कितना होगा? ये V2 क्या होगा? V2 का वैल्यू क्या होगा? क्या मैं इसको 0 लिखूं? 0 क्यों 0 लिखा यहाँ पे? क्यों 0 लिखा? बताओ तो क्यों इसको 0 कर दिया? कौन बताएगा? कोई भी नहीं। देखो आपका मान लो कि कोई लिक्विड को देखना, ये लिक्विड का कोई एक पार्टिकल है, ये आ रहा है, ठीक है, आया एक सर्टेन वेलोसिटी से आ रहा है। जैसे ही आ करके मान लो कि वो यहाँ पे पिटोट ट्यूब में जस्ट एंटर किया, तो ये एंटर करने के बाद में यहाँ पे वेलोसिटी ये थोड़ी आगे चल के मूव कर रहा है, ये तो आपका यहाँ पे ये जो पिटोट ट्यूब है, इस पिटोट ट्यूब में जो लिक्विड है वो क्या है? स्टेशनरी है ना। यहाँ पे जो लिक्विड है वो स्टेशनरी है, तो जस्ट जब ये एंटर करेगा उस समय इसका ये जो वेलोसिटी है ना वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और वही जो ये वेलोसिटी 0 हो गया, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे मान लो ये एक काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा था और वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जस्ट अंदर घुसा तो वो 0 हो गया। तो वो एनर्जी किस रूप में कन्वर्ट हो गया? वो इसका लेवल थोड़ा सा ऐसे ऊंचा कर देगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊंचा कर देगा। और ये जो हेड है ना यही है आपका V स्क्वायर बाई 2G। मतलब ये जो काइनेटिक हेड लेके आया था, जस्ट एंटर किया, जस्ट एंटर करने के बाद में मान लो ये इनिशियल हाइट इतना था, ठीक है, जस्ट एंटर कर गया, मतलब ये जो हेड है वो 0 हो गया। तो वो हेड 0 होके क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया? वो इस हाइट में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा हाइट है, ये एक्स्ट्रा हाइट आपको क्या देता है? वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे इसको मैंने 0 कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि P2 इज इक्वल टू P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब देखो ये जो P2 है ना, ये P2 मतलब क्या हुआ? यहाँ का प्रेशर, तो ये P2 को हम कहते हैं क्या? स्टैग्नेशन प्रेशर। P2 मतलब क्या हुआ? क्या ये टोटल प्रेशर हुआ? मतलब यहाँ पे ये जो आपका हेड था, काइनेटिक हेड था, वो कन्वर्ट किस में हो गया? वो प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आपका ये जो हाइट देगा, ये हाइट आपको देगा स्टैग्नेशन, यानी इसका नाम है स्टैग्नेशन ट्यूब। स्टैग्नेशन ट्यूब, स्टैग्नेशन मतलब कि रुका हुआ एक जगह, स्टैग्नेट किया हुआ है, ठीक है। और ये जो P1 है ना यहाँ पे, ये P1 आपका देगा स्टैटिक, यानी इसको हम स्टैटिक ट्यूब भी कहते हैं। दिस इज स्टैटिक ट्यूब, ठीक। तो यहाँ पे सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ क्या? P स्टैग्नेशन इज इक्वल टू P स्टैटिक प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो V1 स्क्वायर है वो क्या है? वेलोसिटी है। आपको ये क्या है? ये हाइट पता है। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप P स्टैटिक तो मेजर करके बता दोगे कि कितना है ये हाइट। मान लो ये जो हाई हेड देगा ये P स्टैटिक देगा, और ये जो हेड देगा यहाँ पे, ये आपका ये वाला जो टोटल हेड देगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपको क्या देगा? ये P स्टैग्नेशन देगा। तो P स्टैटिक P स्टैग्नेशन दोनों मेजर कर सकते हो। अननोन क्या हुआ? अननोन आपका V रहा, तो V को आप कैलकुलेट कर लोगे।
तो दिस इज द वे बाय विच यू कैलकुलेट वेलोसिटी। पर एक चीज़ यहाँ पे है कि ये जो वेलोसिटी आप यहाँ पे निकाल रहे हो ना, वो थ्योरेटिकल वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे प्रैक्टिकली नहीं, आप ये थ्योरी के बेसिस में आप निकाल रहे हो। एक्चुअल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? एक्चुअल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक कोएफिशिएंट जिसको हम CV कहेंगे, CV इंटू V थ्योरेटिकल। ठीक है, इस CV का नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो इस बेसिस में आप यहाँ पे वेलोसिटी निकालते हो विद द हेल्प ऑफ पिटोट ट्यूब। ठीक है, अब ये स्टैग्नेशन प्रेशर क्या है? स्टैग्नेशन प्रेशर ये वर्ड्स में आपको नोट्स में मिल जाएगा। स्टैग्नेशन प्रेशर इज द पॉइंट, सुन लो एक बार, स्टैग्नेशन प्रेशर एट अ पॉइंट एट विच फ्लूइड इज सब्जेक्टेड टू रेस्ट इज अ रिवर्सिबल छोड़ो वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो स्टैग्नेशन प्रेशर है वो स्टैग्नेशन प्रेशर आपका वेलोसिटी और प्रेशर दोनों के कारण है। ठीक है, ये वेलोसिटी हेड और प्रेशर हेड दोनों के कारण है। और ये स्टैटिक प्रेशर तो अब तक हम लोग निकालते ही आए थे। इट इज द प्रेशर एक्सपीरियंस्ड इन मूविंग विद द फ्लो। अगर फ्लो के साथ में मूव कर रहे हो तो वो जो प्रेशर होगा वो होगा आपका स्टैग्नेशन स्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो दिस इज द पिटोट ट्यूब। हाँ बोलिए सर V20 कैसे हुआ सर, समझ में नहीं आया। V20 कैसे हुआ? आप देखो यहाँ पे ये V एक पार्टिकल है लिक्विड का, वो सर्टेन वेलोसिटी के साथ आ रहा था ना। आने के बाद में वो इसमें इस पाइप में एंटर कर गया, यस और नो? जस्ट वो एंटर कर गया। एंटर करने के बाद क्या वो इससे निकल करके वो बाहर चला जाएगा? क्या? नहीं जाएगा। वो एंटर करके क्या हुआ? यहीं पे रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि ये जो लिक्विड है ये क्या है? स्टैटिक लिक्विड है क्या? यहाँ पे ये जो लिक्विड है वो मूवेबल है कि स्टैटिक है? बताओ। ये वाला लिक्विड यहाँ पे ये जो लिक्विड है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ में, क्या वो स्टैटिक है? क्या है ये लिक्विड? बताओ तो, बताओ। हाँ, क्यों? ये वाला लिक्विड क्या है? स्टैटिक है कि मूविंग है? यार चुप मत रहो, जब क्वेश्चन पूछे हो तो कुछ तो बताओगे। सर आवाज ही नहीं आ रहा सर आपका। अच्छा, आवाज नहीं आ रहा है, अब आ रहा है? अभी आ रहा है। अच्छा, तो ये बताओ, ये जो यहाँ का लिक्विड है वो क्या है? स्टैटिक है कि मूविंग है? यहाँ वाला लिक्विड जो मैंने अभी ब्लू कलर से दिखाया स्टैटिक है। मतलब ये जो लिक्विड का पार्टिकल है वो लिक्विड का पार्टिकल जस्ट जब अंदर घुस गया उस समय इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 0 हो गया। यस सर। इसलिए मैंने यहाँ पे V20 दिखा दिया। ठीक है, चलिए, तो दिस इज द वे बाय विच यू कैलकुलेट वेलोसिटी यूजिंग पिटोट ट्यूब। ठीक है, तीसरा आपका वेंचुरी मीटर ऑलरेडी हम लोग लैब में कर चुके हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आपको बता दूं कि ये जो वेंचुरी मीटर है वो क्या है। और वेंचुरी मीटर आप लोगों ने क्या था वेंचुरी मीटर? वैसे बताओ तो, क्या था वेंचुरी मीटर? कौन बताएगा क्या था वेंचुरी मीटर? डिस्चार्ज मेजर करते हैं, राइट। तो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए हम लोग वेंचुरी मीटर यूज करते हैं। तो वेंचुरी मीटर का मैं एकदम जनरलाइज्ड वे बता रहा हूँ, उसके बाद में सिंपल वे में बता दूंगा। ये जनरलाइज्ड वे में मान लो कि ये आपका कोई वेंचुरी मीटर है। अब वेंचुरी मीटर में होता क्या है कि सडनली आपका एरिया को ऐसे डिक्रीज करते हैं। यहाँ पे जो चेंज है वो क्या है? ग्रेजुअल चेंज है, राइट। और उसके बाद में फिर ये आपका छोटा सा एरिया ये ऐसा हो जाएगा, उसके बाद फिर से आपका ये ऐसे बढ़ा और बढ़ के ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये और इसको हम क्या करते हैं? इसको पाइप में लगा देते हैं। ये जो है मान लो कि पाइप का एक कनेक्शन इधर हो गया और इधर से पानी आपका निकल रहा है, मान लो ऐसा हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करें कि ये जो दोनों पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट में अगर मैं मान लो कि ऐसा इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर मैं इस तरह का डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट कर दूँ, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे क्या होगा? ये मान लो मैंने डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया, ये ऐसे करके ऐसा कुछ, वैसे बना नहीं है, अच्छा बनाते हैं।
ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे मैंने ऐसे करके डिफरेंशियल मैनोमीटर ऐसे कुछ कनेक्ट कर दिया, राइट, ये हुआ। अब यहाँ पे मान लो कि ये सेंट्रल लाइन है, ये दिस इज द सेंट्रल लाइन। अच्छा ये बताओ तो, अगर आपका स्ट्रीम लाइन, जैसे अगर ये स्ट्रीम लाइन स्ट्रेट है और एक स्ट्रीम लाइन कर्व है, ठीक है, दोनों, एक सीधा स्ट्रेट लाइन मैंने बताया स्ट्रीम लाइन और एक कर्व, तो इस केस में यहाँ पे प्रेशर, मतलब इस डायरेक्शन में नॉर्मल टू स्ट्रीम लाइन प्रेशर वेरिएशन होता है क्या? यहाँ पे नॉर्मल टू मतलब यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर अगर मैं बोलूँ तो इस डायरेक्शन में मेरा कोई प्रेशर का वेरिएशन होता है? यस और नो? नहीं होता है। और जब कर्व हो उस समय क्या होता है? उस समय प्रेशर का वेरिएशन होता है, तभी तो ये मुड़ गया ना, मुड़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा होगा तभी तो मुड़ा, तो यहाँ पे आपका होता है, ये हम लोगों ने देखा था। तो मान लो यहाँ पे अगर मैं 2 पॉइंट लूँ, तो यहाँ पे देखिए हमने एक डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया, तो ये डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट करने की वजह से मान लो यहाँ पे मैं बोलूँ कि दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2, ठीक है, ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में मैंने डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट किया। अब बताओ तो कि कहाँ पे मतलब लिक्विड कैसा होगा, यहाँ पे ज़्यादा और यहाँ पे कम, ये मान लो केस ए है, ठीक है, और दूसरा केस मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कम और यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है, ये वाला, इसको मैं कह रहा हूँ केस बी। कौन सा सही है, केस ए सही है कि केस बी सही है? केस बी सही है। केस बी सही है ना, हाँ राइट, केस बी सही है। तो यहाँ पे आपका ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो इस केस में आपका देखो कि ये लिक्विड कैसे आएगा, ये यहाँ पे तक कुछ आ जाएगा, मान लो कि ये लिक्विड यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे कुछ ये ऐसा है, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, मान लो कि ये डिफरेंस ऐसा है, अगर मैं इसको बोलूँ दिस इज से डेल्टा एच, दिस डिफरेंस इज डेल्टा एच। अब अगर मैं 1 और 2 दोनों के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊं तो सिंपल है, बर्नौलीज इक्वेशन P1 बाय रो प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1। अब कहोगे कि सर Z1 कहाँ से ले रहे हैं? कहीं से भी ले सकते हो Z1, कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो कि मैं इसके बेसिस में ही ले लूँ, मान लो कि ये आपका डेटम है और इसी से मैं Z1 ले लूँ, मान लो कि ये जो डिस्टेंस है मान लो इसको मैं Z1 बोल दूँ यहाँ से ऐसा, ठीक है, और Z2 के लिए भी मान लो कि यही डेटम के बेसिस में, डेटम को कहीं पे भी चूज कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो ये Z1 और Z2 हो गया, तो ये हो जाएगा इक्वल टू P2 बाय रो प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपका ऐसा लिख सकते हो क्या, P1 ऐसा करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखना, अगर मैं 1 और ये आपका है, अगर मैं बोलूँ इसको A और इसको बोलूँ A डैश, A डैश में अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्रेशर दोनों जगह बराबर होगा, तो वो भी लिख सकता हूँ, तो वो कितना हो जाएगा P1 प्लस रो जी Z1, ठीक है। वो क्या हुआ, A का प्रेशर मिल गया इधर से, फिर आपका माइनस नहीं, इक्वल टू A का ये प्रेशर हुआ। अब A डैश का प्रेशर अगर मैं लिखूं तो A डैश का प्रेशर कितना होगा बताओ तो, P2 प्लस बताओ रो जी इंटू Z2 माइनस डेल्टा H प्लस रो M G डेल्टा H। देखो ठीक लिखा हूं? अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको एक साथ में रखूं और इसको इधर ले आऊं तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है P1 प्लस रो जी Z1। ये P1 प्लस रो जी Z1 का एक नाम है, क्या है इसका नाम? पीजोमेट्रिक हेड। आप आगे चल के जब 3rd ईयर में जाओगे तो आप देखना वहां पे कि पीजोमेट्रिक हेड जो है, ये तो यहाँ पे देखो P1 प्लस रो जी Z1 जब बोल रहा हूँ तो ये हेड नहीं है, ये प्रेशर है ना, ये पीजोमेट्रिक प्रेशर है। पीजोमेट्रिक हेड मतलब क्या हो जाएगा, P बाय रो जी प्लस Z, इसको कहेंगे पीजोमेट्रिक हेड। ठीक है, तो
आप आगे चल के देखना कि ये जो पीजोमेट्रिक हेड है ना, मतलब प्रेशर वाला और डायटम वाला दोनों का मिला के यही फ्लो किस डायरेक्शन में होगा ये गवर्न करता है। आप आगे चल के देखोगे एक होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, तो वहां पे आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में यही दोनों टर्म आएगा, ठीक है, वो आप आगे चल के देखोगे। ये आपका यहाँ पे हो गया P2 प्लस रो जी Z2, ठीक है, P2 प्लस रो जी Z2 इज इक्वल टू रो एम जी डेल्टा एच माइनस रो जी डेल्टा एच, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं तो मॉडिफाई करते हैं, और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूं तो देखते हैं क्या आता है। ये आपका आ जाएगा P1 बाय रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाय रो जी प्लस Z2, ठीक है, इज इक्वल टू रो एम बाय रो माइनस 1 इंटू डेल्टा एच, ठीक है, ये मिला, देख लो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमें कहाँ से मिला? प्रेशर से मिला, प्रेशर वाला जो हमने इक्वेशन लिखा प्रेशर वाले इक्वेशन से मिला। एक इक्वेशन तो मेरा बर्नौलीज वाला भी है, यहाँ पे देखो ये बर्नौलीज इक्वेशन है, तो बर्नौलीज इक्वेशन से मुझे क्या मिलता है? अगर मैं कहूँ P1 बाय रो जी प्लस Z1, देखना P1 बाय रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाय रो जी प्लस Z1, मतलब यहाँ पे देखना ये वाले इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, P1 बाय रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाय रो जी प्लस Z2, ठीक है, ये जो है दिस इज इक्वल टू क्या आ रहा है? दिस इज इक्वल टू क्या आएगा? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2, यही आएगा ना, और एक जी भी आएगा, ठीक है, ये आया। तो अब देखो यहाँ पे ये वाले इक्वेशन से अगर मैं बोलूँ इसको इक्वेशन 1 और यहाँ पे जो है इसको मैं बोलूँ इक्वेशन 2, 1 और 2 दोनों को अगर मैं इक्वेट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 1 और 2 से मिल जाएगा मुझे रो एम बाय रो माइनस 1 इंटू डेल्टा एच इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G, ठीक है, ये इक्वेशन मिला। यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी फाइनल इक्वेशन नहीं मिला है, ये है आपका एक इक्वेशन, राइट। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें क्या कहता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन मुझे कहता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इज इक्वल टू मैं Q भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ V1 को लिखूँ, क्योंकि मुझे डिस्चार्ज निकालना है तो मैं V1 और V2 दोनों को Q के टर्म्स में लिख देता हूँ, तो मुझे डिस्चार्ज निकालना है तो V1 को मैं लिख सकता हूँ Q बाय A1 और सिमिलरली इज इक्वल टू Q बाय A2 V2 को। तो यहाँ पे आप V1 और V2 दोनों को म्यूट कर लो, कौन है? सुशांत कुमार सिंह, म्यूट करो, सुशांत कुमार सिंह। म्यूट करो, मुंह म्यूट करके ही रखो, अगर किसी को कुछ कहना है तभी अनम्यूट करना, कहने के बाद फिर म्यूट कर लो, नहीं तो पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है, ठीक है। ये हुआ, तो यहाँ पे अगर मैं V1 और V2 को Q के टर्म्स में लिख दूं तो मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा? मेरा इक्वेशन आ जाएगा Q स्क्वायर बाय 2G इंटू 1 बाय A2 स्क्वायर माइनस 1 बाय A1 स्क्वायर इज इक्वल टू QM बाय रो माइनस 1 इंटू डेल्टा एच, ठीक है। अब डेल्टा एच तो आपको पता है, डेल्टा एच भी आप मेजर कर चुके हो, रो एम रो सब कुछ पता है, सिर्फ अननोन क्या है? डिस्चार्ज अननोन है, तो यहाँ से आप डिस्चार्ज निकाल सकते हो। ये देखो इस इक्वेशन में सिर्फ अननोन क्या है? अननोन क्या है? सिर्फ Q अननोन है, तो आप Q को आसानी से विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन निकाल सकते हो। अब ये जो आपने Q निकाला ना, ये Q है आपका थ्योरेटिकल, Q थ्योरेटिकल, ठीक है, Q थ्योरेटिकल, और Q एक्चुअल आपका CD कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? Q एक्चुअल बाय Q थ्योरेटिकल। ये सब हम लोग लैब में कर चुके हैं, ठीक है, तो ये सब मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ कि CD इज इक्वल टू आप इस तरह से एक्चुअल और थ्योरेटिकल का रेशियो ले सकते हो। फाइन, तो इस तरह से आपने देखा कि हम वेंचुरीमीटर की मदद से किस तरह से एक्चुअल डिस्चार्ज हो या फिर थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हो वो निकाल सकते हैं। पर आपका ये जो वेंचुरीमीटर मैंने बनाया, ये वेंचुरीमीटर थोड़ा सा
टिल्ट करके बनाया, राइट। तो टिल्ट करके नहीं हम बनाते जनरली। जो आपका वेंचुरीमीटर होगा, जो आपके एग्जाम वगैरह में भी आएगा, मान लो कि वो वेंचुरीमीटर एकदम सिंपल रहेगा। मान लो कि कुछ ऐसा रहा और मान लो ऐसा कुछ यहाँ पे, इधर से ऐसा और इधर से ऐसा, एंड देन आपका मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसा, एंड देन आपका ऐसा कुछ हो जाएगा यहाँ पे ऐसा। तो ये देखो यहाँ पे ये जो वेंचुरीमीटर है, ये वेंचुरीमीटर क्या है, ये सीधा वेंचुरीमीटर है, ठीक है, मतलब हॉराइजॉन्टल है, ठीक है। हॉराइजॉन्टल वेंचुरीमीटर में तो आपका सब इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। ये ऐसा हो गया, फिर से ये थोड़ा सा ऐसे फैलेगा और फैल के ये ऐसे चला जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा वेंचुरीमीटर होगा। अब इस वेंचुरीमीटर में अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आपका एक तो ट्यूब आप यहाँ पे लगा दोगे और एक ट्यूब आप यहाँ पे लगा दोगे, राइट, एक ट्यूब यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है। अब बताओ कहाँ पे आपका वाटर लेवल ज़्यादा होगा, कहाँ पे वाटर लेवल ज़्यादा होगा? अगर मैं बोलूँ 1 और यहाँ बोलूँ 2, कहाँ पे वाटर लेवल ज़्यादा होगा? 1 में कि 2 में? तो 1 में। क्यों 1 में क्यों ज़्यादा होगा, 2 में ज़्यादा क्यों नहीं होगा? रीज़न क्या है? राइट, 1 में आपका देखो कि टोटल जो हेड है वो तो कांस्टेंट है ना भाई, काइनेटिक हेड, डायटम हेड, प्रेशर हेड, तीनों कांस्टेंट है। तो जब आप एरिया कम कर देते हो तो क्या बढ़ जाता है? डिस्चार्ज बढ़ जाता है, यस और नो? जब एरिया कम कर देते हो तो डिस्चार्ज बढ़ जाता है, यस और नो? यस। अच्छा, एरिया कम करने से डिस्चार्ज बढ़ जाता है? मैंने तो आज तक नहीं देखा है। एरिया कम करो तो डिस्चार्ज बढ़ जाता है? सर सच बोल रहे हो? वेलोसिटी बढ़ता है। वेलोसिटी बढ़ जाता है, नहीं डिस्चार्ज सर। नहीं बढ़ेगा, डिस्चार्ज सेम रहेगा, डिस्चार्ज कभी नहीं बढ़ेगा, गलती मत करना ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा डेल्टा एच। अब इतना पढ़ाने के बाद में वो ये तो वही बात हो गई, कौन सी बात, जो हम लोग कहावत कहते हैं ना, ये क्या, रामायण खत्म हो गया और कहते हैं कि सीता कौन है। ये वही बात हो गई कि इतना कुछ पढ़ाने के बाद में मैं बोल रहा हूँ एरिया कम हो तो डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। डिस्चार्ज सेम रहता है, वेलोसिटी बढ़ता है या घटता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो 1 और 2 के बीच में अगर मैं लगाऊं, यहाँ पे इतना सिंपल अगर आपका वेंचुरीमीटर होगा तो ये हो जाएगा P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Z1 और Z2 क्या है, दोनों सेम है, क्यों? क्योंकि आपका एक ही लेवल पे है, एक ही लेवल पे है, तो Z1 और Z2 0 हो गया। तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली आप डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? यहाँ पे आप लिख सकते हो डेल्टा एच इज इक्वल टू, पहले तो लिख ले, थोड़ा सा स्किप नहीं करता हूँ, P1 माइनस P2 बाय रो जी, P1 माइनस P2 बाय रो जी इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G। और P1 माइनस P2 बाय रो जी ये क्या है? क्या ये डेल्टा एच है, यस और नो? क्या ये डेल्टा एच है? यस। ये हो गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G। तो इस तरह से आपने डेल्टा एच इज इक्वल टू लिख दिया। अब बाकी का तो सेम है, बाकी जो था आपका इक्वेशन बाकी तो सेम ही था। अगर मैं बोलूँ कि V1 और V2 को Q के टर्म्स में लिखूँ, V1 और V2 को Q के टर्म्स में लिखूँ तो आपका आ जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2G इंटू 1 माइनस A2 स्क्वायर माइनस 1 माइनस A1 स्क्वायर। मैं इसको दोबारा क्यों लिख रहा हूँ? दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ ना क्योंकि आपका ये इक्वेशन कई बार ना मतलब डायरेक्टली आपको याद रहे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये हो जाता है A1 A2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है, इंटू रूट 2G डेल्टा एच। अब अगर आप इक्वेशन भूल गए, अब भूलोगे क्या? भूलोगे तो यही कि नीचे A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर होगा कि A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर होगा, यही ना भूल सकते हो कि A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर होगा कि A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर होगा, ये भूल सकते हो। तो यहाँ पे देखना कि ये स्क्वायर रूट के अंडर वाला जो टर्म है वो हमेशा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए क्या? A1 बड़ा होना चाहिए। A1 बड़ा मतलब क्या कि ये वाला A1 होगा और ये A2 होगा। A2 तो छोटा है
तो यहाँ पे हमेशा a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर होगा। ये कंफ्यूज मत करना, नहीं तो आप कैलकुलेटर में दाबते रहोगे और बार बार आप देखोगे कि एरर दिखा रहा है। एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आपने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। ये हो गया। अब क्यू एक्चुअल इज इक्वल टू सी डी इंटू क्यू थ्योरेटिकल, ठीक है। तो ये आपका इसको बेस्ड करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं डिस्चार्ज निकालने के लिए। कई बार ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट हम लोगों ने इसके अगर बोलूं कि एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन में लास्ट जो हम लोगों ने देखा था वो क्या था? ऑरिफिस मीटर था ना, ऑरिफिस मीटर था। अब ऑरिफिस मीटर भी क्या है? वेंचुरी मीटर की तरह ही है। तो ऑरिफिस मीटर मान लो कि ये आपका कोई ऑरिफिस मीटर है। अब इस ऑरिफिस मीटर में अगर मैं ऑरिफिस मीटर में क्या करते हैं? ऑरिफिस मीटर में क्या करते हैं सर? 2 प्लेट को इंसर्ट करते हैं। मान लो कि ये मैंने प्लेट इंसर्ट कर दिया, एक यहाँ और यहाँ। एफिशिएंसी किसका ज़्यादा है, वेंचुरी मीटर का कि ऑरिफिस मीटर का? वेंचुरी मीटर। क्यों? सर उसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कम ज़्यादा आता है। क्यों ज़्यादा आता है? क्योंकि इसमें लॉसेस कम होता है। लॉसेस कम क्यों होते हैं? सर उसमें एरिया होता है, सडन चेंज करते हो इसीलिए। यहाँ पे आप सडन चेंज कर दोगे तो सडन चेंज में एडी वेडी बहुत कुछ बनता है, बहुत दिक्कत होता है। सडन चेंज जहाँ पे भी होगा वहाँ पे खतरा है। कहीं पे भी आप देखना कि ये रोड है, ठीक है, रोड ऐसे आ रहा है, आ करके ये अचानक से ऐसे घूम जाए, तो यहाँ पे आपका देखना कि ये आ रहा है, लोग एकदम स्पीड में ऐसे चलाते हुए आते हैं और यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। सडन चेंज हम कहीं पे भी अवॉइड करते हैं, कहीं पे भी। रोड कंस्ट्रक्शन के केस में भी देखना सडन चेंज कहीं पे अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ खतरा है, वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होगा। तो हमारे केस में यहाँ पे अगर ऑरिफिस मीटर है तो इसमें हम सडन चेंज कर देते हैं, तो ये सडन केस चेंज के वजह से प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग इक्वेशन लगाते हैं ना, वो इक्वेशन कहाँ कहाँ लगाते हैं? एक तो 1 मान लो कि यहाँ पे मैंने लगाया और एक 2 यहाँ पे लगाते हैं। इस 2 का नाम क्या है? वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो अब मैं 2 वेना कॉन्ट्रैक्टा में ही क्यों लगा रहा हूँ? मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा उधर क्यों नहीं लगा रहा हूँ? रीजन क्या है? वेना कॉन्ट्रैक्टा में ही मैं, सर वहाँ पे एरिया कम है तो इसलिए वेलोसिटी ज्यादा है। हाँ, एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है, तो जहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो वहाँ वेलोसिटी कम होगा। तो हम बर्नौलीज इक्वेशन तो वहाँ पे भी लगा सकते थे, यहीं पे क्यों लगा रहे हैं? यहीं पे क्यों लगा रहे हैं? कौन बताएगा? वेना कॉन्ट्रैक्टा में ही क्यों ले रहे? दूसरा पॉइंट बताओ तो। कोई भी नहीं, मैंने बताया था ये क्लास में, वेना कॉन्ट्रैक्टा में ही क्यों लेते हैं? चलो थोड़ा सा हिंट देते हैं। वेना कॉन्ट्रैक्टा में स्ट्रीम लाइन कैसा होगा? कर्व, पैरेलल, क्या होगा वेना कॉन्ट्रैक्टा में? स्ट्रीम लाइन। सब भूल गए, कुछ भी याद नहीं है। कैसे चलेगा ऐसे काम? ये देखो, ये मान लो यहाँ वेना कॉन्ट्रैक्टा बना, ठीक है, मिनिमम एरिया ऐसे आ रहा था, इधर से ऐसे आ रहा था और यहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा बना, फिर वो ऐसे चला गया, ठीक है, ऐसा। तो वेना कॉन्ट्रैक्टा में देखो यहाँ पे ये जो आपका स्ट्रीम लाइन है वो स्ट्रेट है। अगर स्ट्रेट स्ट्रीम लाइन है मतलब इस डायरेक्शन में आपका प्रेशर का वेरिएशन क्या होगा? नहीं होगा। तो हम इस डायरेक्शन में प्रेशर का कोई वेरिएशन नहीं लेते हैं। अगर इसको बहुत कम, बहुत इधर रखते तो यहाँ पे आपका देखो ये स्ट्रीम लाइन ऐसा कुछ कर्व होके आ रहा है, तो कर्व होके आ रहा है तो यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर सब अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा में ही लेते हैं, इधर उधर करके नहीं लेंगे। तो एक तो हुआ आपका थोड़ा सा दूर में और एक हुआ वेना कॉन्ट्रैक्टा में। ये जो थोड़ा सा दूर है वो कितना डिस्टेंस पे लेते हैं जनरली? ये कितने डिस्टेंस पे लेते हैं? 1 को, ये सब लैब में बताया गया था। 1 को कितना दूर पे लेते हैं जनरली? पाइप का जो डायमीटर, पाइप का डायमीटर के बेसिस में। अच्छा ये है, ठीक है। तो हम लोग उतना दूर पे, ये जनरल मतलब देखा गया है कि उतना डिस्टेंस में लो तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट किया, मान लो कि ये ए है और ये बी है। कहाँ पे लिक्विड का हेड ज़्यादा होगा? ए में कि 2 में? ए में कि बी में? मान लो ये यहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ तक है। बी ऊपर दिखाऊं कि नीचे दिखाऊं?
ऊपर दिखाऊं? चलो ऊपर बी ऊपर हो। बी ऊपर होगा और ये नीचे होगा, ठीक है, ये हो गया आपका। अब बाकी सब तो सेम है यहाँ पे, बाकी सब यहाँ पे सेम है एज इट इज़, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे किया था वैसे यहाँ पे भी किया है, पर यहाँ पे एक और टर्म ऐड हो जाता है, इसलिए इसको एक बार डिराइव कर ही लेते हैं ताकि ये हमें याद रह जाए। ओके, 1 और 2 के बीच में क्या करते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू PC करते हैं, ठीक है, PC बाय रो जी प्लस VC स्क्वायर बाय 2G प्लस ZC ये, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे भी अगर मैं पीजोमेट्रिक हेड को एक साथ कर दूँ, P1 बाय रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाय रो जी P2 बाय रो जी प्लस Z2, ठीक है, ये हुआ, इज इक्वल टू डेल्टा H इंटू रो एम बाय रो माइनस 1, रो एम बाय रो माइनस 1, ये हुआ, ठीक है। अब आपको एक और कंटिन्यूटी इक्वेशन भी पता है, A1 V1 इज इक्वल टू AC VC। अब यार यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि भैया आपको एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा थोड़ी पता है, वेना कॉन्ट्रैक्टा में कितना एरिया होगा आपको थोड़ी पता है, या वेना कॉन्ट्रैक्टा में जो वेलोसिटी होगा वो भी आपको इजीली तो वहाँ पे निकाल नहीं सकते हो, राइट? आप वहाँ पे कैसे निकाल लोगे? तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो ना कि एक तो सबसे पहला टर्म ये है कि थ्योरेटिकल और एक्चुअल वेलोसिटी में आपका अगर मैं बोलूँ कि VC एक्चुअल बाय VC थ्योरेटिकल इज इक्वल टू एक नया टर्म हम देंगे इसको CV, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। और आपको देखो AC पता नहीं है, याद रखना AC पता नहीं है, A1 पता है, A1 नहीं A2 अगर मैं कह लूँ, A2 या A2 नहीं कहते हैं, A एट ऑरिफिस AO कह लेते हैं इसको, अगर मैं AO कह लूँ, ठीक है, इसको अगर मैं AO और VO कर लूँ, तो AO और VO मुझे पता है, AC पता नहीं है, तो हम AC को AO VO के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग अगर लिखे तो मेरा इक्वेशन क्या होगा, ये सब आप लोगों को बताया जा चुका है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका Q एक्चुअल इज इक्वल टू VC, कहाँ पे, वेना कॉन्ट्रैक्टा में, एक्चुअल VC एक्चुअल इंटू AC, ठीक है, पर आपको AC नहीं पता है तो यहाँ पे आप लिखते हो क्या, CV इंटू VC थ्योरेटिकल इंटू AC के जगह में क्या लिख सकते हो, AC के जगह में आप लिख सकते हो AC बाय A0 इंटू A0, ठीक है, मैंने डिवाइडेड और इंटू कर दिया दोनों A0 से। अब ये जो AC बाय A0 है ना, ये CC है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, CC इंटू CV दोनों आ गया, इंटू VC थ्योरेटिकल इंटू A0, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्चुअल। और ये CC इंटू CV को हम क्या कहते हैं, CD, तो CD इंटू VC थ्योरेटिकल इंटू A0, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद ऐसे रखेंगे कि डिस्चार्ज अगर मुझे निकालना है तो डिस्चार्ज निकालने के लिए, एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना है तो सबसे पहले मैं CD कर दूंगा, इसको इंटू करना है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, है ना। कहाँ का एरिया मैं यहाँ पे लूँ, यहाँ पे कहाँ का एरिया लूँ, वेना कॉन्ट्रैक्टा का एरिया या फिर ऑरिफिस का एरिया, कौन सा एरिया लूंगा यहाँ पे, ऑरिफिस का एरिया, और वेलोसिटी कौन सा लूंगा, ऑरिफिस के वहां पे वेलोसिटी या वेना कॉन्ट्रैक्टा का वेलोसिटी, वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो देखो MCQ यहाँ पे बन सकता है ना कि वाइल कैलकुलेटिंग द डिस्चार्ज इन ऑरिफिस मीटर द एरिया इज टेकन एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, यस और नो, नो, द वेलोसिटी इज टेकन एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, यस और नो, यस, इस तरह से। या फिर ऐसा हो सकता है कि द एरिया इज टेकन एट ऑरिफिस एंड वेलोसिटी इज टेकन एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, दूसरा दे देगा उल्टा करके। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो हम एरिया लेते हैं वो एरिया कहाँ का एरिया है, ऑरिफिस का, और जो वेलोसिटी है वो कहाँ का वेलोसिटी है, वेना कॉन्ट्रैक्टा का। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो क्या, ये डिस्चार्ज, ठीक है। तो आप ये याद रखना, वो वाला जाके एक बार फिर से देखना, ये जो आपका अगर कर्व हो जाए, स्ट्रीमलाइन कर्व हो जाए, तो इस डायरेक्शन में आपका क्या होता है, इस डायरेक्शन में आपका प्रेशर ग्रेडियंट होता है, इस डायरेक्शन में
प्रेशर ग्रेडियंट होगा। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है? चेंज ऑफ प्रेशर किसके रिस्पेक्ट में? इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। अगर मैं बोलूँ इस डायरेक्शन को अगर मैं बोलूँ n, तो यहाँ पे आपको दिखेगा डेल p बाई डेल n। अगर कर्व है तो ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट स्ट्रीम लाइन, तो इस केस में डेल p बाई डेल n जीरो हो जाता है। मतलब यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है, अलग अलग नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग बिना कॉन्ट्रैक्टा में लेते हैं। ये याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोगों ने इतना देख लिया। एक और टॉपिक आता है मोमेंटम। तो अभी तो ये नहीं हो रहा है ना, मतलब ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अभी ऑडियो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? ठीक चल रहा है ना? बताओ। यस सर। हाँ, तो चलिए इसको साथ साथ में ले, मतलब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंटम। ये भी आप लोगों का हो चुका है, सब लैब में मैं पढ़ा चुका हूँ। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम अगर मैं बोलूँ तो फोर्स इज इक्वल टू क्या? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे अगर आप देखो कि मोमेंटम को आप लिखोगे तो कैसे लिखते हो? मास इनटू वेलोसिटी, जहाँ पे वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, डी टी ऑफ m इंटू वी, ठीक है। अब मास तो कांस्टेंट है भाई, मास आपका कांस्टेंट है ना, 1 kg 2 kg 5 kg, ये तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म को हम डेरिवेटिव के बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो फोर्स को हम कैसे लिखते हैं? मास इंटू डी, या ऐसा कैपिटल डी में लिख रहा हूँ। कैपिटल डी क्यों लिख रहा हूँ? कैपिटल डी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ याद आएगा, डी टी ऑफ ये वेलोसिटी। और यहाँ पे आपका इसको क्या लिख सकते हैं? एम इंटू, बताओ, डी वी बाई डी टी। इसको क्या लिखूँ? पहला टर्म क्या होगा? डेल वी बाई डेल टी होगा। दूसरा टर्म क्या होगा? वी या यू इंटू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वी इंटू डेल वी बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू इंटू डेल वी बाई डेल जेड। ये सब हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस करते रहना, नहीं तो आप इसका एप्लीकेशन नहीं समझ पाओगे, ठीक है। ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखें कि मान लो कि कोई पाइप है, राइट, और वो पाइप का एरिया अगर चेंज हो रहा हो या फिर वो पाइप कहीं पे बेंट हो रहा हो, एरिया चेंज हो रहा है या बेंट हो रहा है, तो क्या उस पाइप में कोई फोर्स लगेगा? हाँ लगेगा, ठीक है। जिस तरह से मान लो कि आप एक्चुअली में कहीं पे अगर आपको वाटर सप्लाई के लिए पाइप को डिजाइन करना है, ठीक है, आपका काम है कि मान लो कि ये घर है, ये कोई घर है, और इस घर तक में आपको पानी लेके आना है। कहाँ से लाना है? मान लो कि यहाँ पे कोई नदी है या कोई लेक है, इस लेक से यहाँ तक आपको ले जाना है। ऐसे ये आपने पाइप बिछा दिया और ये ले गए। तो अब ये पाइप बिछा के आप जो यहाँ तक ले गए, तो इस पाइप को जो डिजाइन करते हो, तो दिस पाइप शुड बी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या है? कि लंबे समय तक ये चलना चाहिए, और ऑफ सफिशिएंट स्ट्रेंथ। अब ये जो इसका सफिशिएंट स्ट्रेंथ मैं कह रहा हूँ, ये सफिशिएंट स्ट्रेंथ किसके कारण होगा? ये जो पाइप में डिफरेंट फोर्सेस आ रहा होगा, उस फोर्सेस को ये सफिशिएंटली ओवरकम कर सके। तो व्हाट विल बी द डिफरेंट फोर्सेस? इस पाइप में क्या क्या फोर्स आ सकता है? एक तो अंदर जो फ्लो हो रहा है पानी, वो प्रेशर में फ्लो हो रहा है ना, वो प्रेशर में फ्लो हो रहा है। तो प्रेशर फ्लो में अंदर में ये प्रेशर के कारण क्या होगा? थोड़ा सा एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जहां पे भी बेंट होगा, वहां पे बेंट के कारण भी इस बेंट पे कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो आपका हो सकता है ना कि ये जो बेंट है ना, यहाँ पे ये लीक करने लगा या फट गया, बेंट में फट गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था, वो फोर्स ये पाइप रेसिस्ट नहीं कर पाया। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये बेंट पे कितना फोर्स लगाएगा अगर पानी मूव हो रहा है तो, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं डिटेल में कि अगर आपका कोई पाइप है, और पाइप का मैं क्या करता हूँ ना कि एरिया भी वेरी कर दे रहा हूँ। मान लो कि ये कोई पाइप है, और ये पाइप का मान लो कि ये कोई बेंट हो गया, ठीक है। ये पाइप है और ये आपका ऐसा, राइट।
और ये यहाँ पे बेंट हो गया। अब ये जब यहाँ पे बेंट हो गया, मान लो कि यहाँ पे मैं ऐसे करके ये दिखा दूँ, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये पाइप दिखाया। और सिमिलर मैं क्या करूँ कि इसी को सेम मैं दूसरा कलर से दिखाता हूँ कि ये मैंने पाइप दिखाया, ठीक है। अब ये पाइप के अंदर में जो पानी फ्लो हो रहा है ना, मैं उसको दिखा रहा हूँ। ये सेम, उसका शेप क्या होगा, सेम शेप होगा, मान लो ये, ठीक, सेम है। अगर आइडेंटिकल ना हो तो आप समझ जाना कि वो सेम ही है, ठीक है। ये मैंने क्या किया कि पहले तो पाइप बनाया काले कलर से, और यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ कि ये है लिक्विड जो उसके अंदर में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पाइप है, इस पाइप में लिक्विड क्या है, कुछ फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा नहीं पता मुझे, कितना फोर्स लगाएगा। मान लो कि वो इस डायरेक्शन में फोर्स कुछ लगा रहा है F1, ठीक है, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, क्योंकि फोर्स का आपको दो कंपोनेंट दिखाना पड़ेगा। ये कंपोनेंट में दिखा रहा हूँ F2। मान लो ये जो पॉइंट है ये, या टोटल पॉइंट में भी आप बोल सकते हो, टोटल जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में F1 लग रहा होगा और ऊपर के डायरेक्शन में F2 लग रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन पाइप ड्यू टू वाटर, ठीक। अब वाटर में ये पाइप क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे आपका इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होगा सेम F1, और यहाँ पे नीचे लग रहा होगा F2। ये जो मैं ब्लू दिखा रहा हूँ, ये ब्लू क्या है, ये पानी है, ठीक है, पानी का मैंने दिखाया। अब ये पानी का ये फोर्स है जो पानी में लगा। पानी का मोमेंटम कितना है, मान लो यहाँ पे कुछ वो मोमेंटम लेके आया जिसको मैं बोल रहा हूँ PI, ठीक है, और यहाँ पे वो मोमेंटम लेके निकल गया। ऐसा क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो मैं इस डायरेक्शन में ही दिखा दे रहा हूँ। मान लो दिस इज PF, ठीक है, ये मोमेंटम लेके निकल गया। तो क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मैं यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, तो मोमेंटम को x और y के टर्म्स में मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ और बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे एरिया है A1, यहाँ पे वेलोसिटी है V1 और डेंसिटी मान लो रो है, और यहाँ का मान लो ये जो एंगल है, इस एंगल इस थीटा, और यहाँ पे आपका A2 V2, एरिया वेलोसिटी और रो सेम, ठीक है। तो मान लो कितना मोमेंटम, टेल मी PI कैप, बताओ कितना होगा, कितना होगा बताओ, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा। कोई भी नहीं, गौतम बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना होगा। अच्छा, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ बताइए, बताओ। नहीं मालूम है सर। नहीं मालूम है, चलो देखते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड के केस में ना मोमेंटम का रेट ऑफ मोमेंटम होता है, क्यों, क्योंकि पर सेकेंड मोमेंटम आ रहा है जा रहा है, तो ऐसा होगा, ठीक है, मोमेंटम पर सेकेंड ऐसा, ठीक है, डॉट डॉट कर दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मोमेंटम पर सेकेंड हम लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बोलूँ कि पर सेकेंड कितना मास अंदर आ रहा है, बताओ तो, पर सेकेंड कितना मास अंदर आ रहा है, वो कैसे करूँ। मान लो रो, ठीक है, रो को मैं किस चीज से इंटू करूंगा, मान लो कि एक सेकेंड में अगर इसका वेलोसिटी V1 है, ठीक है, तो एट टाइम t सेकेंड में ये यहां से यहां तक आ जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इन t सेकेंड ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो जाएगा, V1 इंटू टी, यस और नो, है ना। t सेकेंड में ये जो पानी है ये कितना ट्रेवल कर गया, इतना, V1 इंटू टी। तो अब ये जो वॉल्यूम होगा, ये कितना वॉल्यूम अंदर आया, कितना वॉल्यूम अंदर आया, ये हो गया आपका रो इंटू, ये वॉल्यूम मैं कैसे निकालूं, A1 इंटू V1 इंटू टी। तो ये क्या हुआ, इतना वॉल्यूम पर सेकेंड अंदर आया, इसी को रो से इंटू कर दूं तो ये क्या हुआ, मास इतने टाइम पे। अगर मैं बोलूं कि पर सेकेंड कितना मास आया, तो पर सेकेंड इतना आया, तो यहाँ पे आपका मास यानी m डॉट को आप क्या लिख सकते हो, m डॉट को लिख सकते हो रो A1 V1, यहाँ तक क्लियर है। और इसी को अगर मैं बोलूँ m डॉट v मोमेंटम पर सेकेंड, तो वो कितना हो जाएगा, रो A1 V1 इंटू V1, ठीक है, मतलब रो A1 V1 स्क्वायर, इतना मोमेंटम पर सेकेंड अंदर आ रहा है। क्लियर है, क्लियर है, यस और नो, ओके। अब A1 V1 को आप Q भी लिख सकते हो, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा रो Q V1, ठीक है। A1 V1 क्या है, Q है,
तो इसको मैं रो क्यू v1 लिखूंगा। तो मान लो आपका टोटल मोमेंटम अंदर कितना आ रहा है, वो आ रहा है रो क्यू v1, ठीक है। अब ये जो मोमेंटम है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो रो क्यू v1 किस डायरेक्शन में ये मोमेंटम आ रहा है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, यस और नो। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, साथ में आई कैप, दिस इज द मोमेंटम एंटरिंग पर सेकेंड। वाई डायरेक्शन में भी कोई मोमेंटम है क्या, नहीं है, तो ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि पी आउटलेट, आउटलेट पे मोमेंटम कितना है बताओ, तो आप कहोगे रो क्यू v2 स्क्वायर, इतना मोमेंटम इससे निकल रहा है। उसी का अगर मैं कॉस थीटा कंपोनेंट ले लूं तो ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम, और साइन थीटा कंपोनेंट ले लूं, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका वाई डायरेक्शन का मोमेंटम, ठीक है। कोई दिक्कत, मोमेंटम को, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने उसको वेक्टर के टर्म्स में लिख दिया यहाँ पे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। गौतम क्लियर हुआ आपको, गौतम? यस सर। अच्छा, तो देखो इस तरह से हमने मोमेंटम लिख दिया विथ रिस्पेक्ट टू आई और जे, ठीक है, यूनिट वेक्टर आई और यूनिट वेक्टर जे। अब मैं बोलूं कि व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, तो क्या होगा, रो क्यू v2 cos थीटा माइनस रो क्यू v1, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। और ये किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, किस चीज के बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ, नहीं मैं यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सिर्फ फोर्स के बराबर नहीं होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल एक्सटर्नल फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dmv/dt, टोटल एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे तो एक और भी फोर्स एक्ट कर रहा है, वो फोर्स को देखते हैं कि वो क्या है, ठीक है। वो वाला फोर्स का हम लोग कंपोनेंट लिए ही नहीं है, कौन सा वो फोर्स है बताओ तो, कौन सा फोर्स है, प्रेशर फोर्स, राइट। तो मान लो कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में कुछ प्रेशर एक्ट हो रहा होगा, और यहाँ पे भी आपका इस डायरेक्शन में कुछ प्रेशर एक्ट हो रहा होगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो ये दोनों मैंने प्रेशर दिखा दिया। यहाँ पे अगर ये प्रेशर को मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा आपका कितना, P1A1, और यहाँ पे ये जो प्रेशर है ये हो जाएगा आपका P2A2, ठीक है, इतना। तो ये आपका, अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंटम में चेंज तो इतना हुआ, मोमेंटम में चेंज जो इतना हुआ दैट इज इक्वल टू द टोटल एक्सटर्नल फोर्स। तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, P1A1 प्लस की माइनस, P1A1 माइनस, क्यों माइनस, किस डायरेक्शन में है P1A1, उसके बाद देखो P1A1 किस डायरेक्शन में है, ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जितना कुछ है सबको पॉजिटिव में लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस P2A2 cos थीटा, है ना, क्योंकि ये जो आपका P2A2 है इसका इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट हो जाएगा, P2A2 cos थीटा, ठीक है, माइनस P2A2 cos थीटा। चलिए, तो ये हुआ आपका P1A1 माइनस P2A2 cos थीटा, ठीक है, ये माइनस F1, राइट, क्यों, क्योंकि F1 भी लग रहा है। तो ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन में देखो अननोन क्या है, सिर्फ F1 अननोन है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप F1 निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि y एक्सिस में बताओ तो y एक्सिस में क्या इक्वेशन होगा, व्हाट विल बी, अगर मैं बोलूं अलोंग y एक्सिस, बताओ कितना होगा y एक्सिस में, फाइनल मोमेंटम कितना है y एक्सिस में, फाइनल मोमेंटम कितना है y एक्सिस में, रो A2 V2 sin थीटा,
रो A2 V2 साइन थीटा, रो QV2 sin थीटा। रो Q V2 साइन थीटा, यानी कि फाइनल मोमेंटम हो गया आपका। पहले फोर्स लिखते हैं, बाद में मोमेंटम लिखते हैं। मान लो कि ये यहाँ पे मैं मोमेंटम लिख देता हूँ, रो QV2 साइन थीटा, ये फाइनल मोमेंटम है। इनिशियल मोमेंटम कितना है वाई एक्सिस में? सर ये प्लस होगा या माइनस होगा? ये बताओ, हाँ खुद ही बताओ। माइनस होना चाहिए क्यों माइनस होगा? सर, उसका डायरेक्शन ऑफ वाई। समझते हैं। ये मोमेंटम है, मोमेंटम का डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? मास की वेलोसिटी। मोमेंटम का डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? मास की वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। तो मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। ये जो एरो है ये क्या बता रहा है? मोमेंटम। और इसका ये होगा आपका एक्स कंपोनेंट मोमेंटम का, और ये हो जाएगा आपका वाई कंपोनेंट मोमेंटम का। तो बताओ वाई कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा। ठीक है। माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है वाई एक्सिस में? 0 0 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस लिखते हैं। बताओ नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में कौन कौन सा फोर्स है? ये वाला जो प्रेशर है इसका कोई वाई कंपोनेंट है क्या? नो सर। ये वाला जो फोर्स है इसका वाई कंपोनेंट है? यस सर। प्लस वाई कि माइनस वाई? माइनस है। तो यहाँ पे आपका लिखोगे कितना? माइनस P2A2 साइन थीटा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो कि ये आपने F2 किधर दिखाया? नीचे के ऊपर, नीचे दिखाया, तो ये भी हो जाएगा माइनस F2। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो और F2 निकाल लो, तो आपको F1 और F2 दोनों मिल गया। अगर मैं बोलूँ कि रिजल्टेंट फोर्स बताओ, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √F1² प्लस F2²। अगर मैं बोलूँ कि रिजल्टेंट फोर्स का एंगल बताओ, फोर्स बताओ मतलब कि फोर्स का मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों बताना होगा, तो एंगल कैसे बताओगे? ये आप ऐसे करोगे, देखो यहाँ पे F1 है इधर ऐसा, ठीक है, और F2 है इधर ऐसा, तो ये ऐसे कुछ होगा, ये होगा FR। तो आप कोई भी एंगल बता सकते हो। मान लो ये एंगल बता दो, ये एंगल थीटा, तो ये थीटा आप बता सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू, देखो F1 क्या था और F2 क्या था? ये था F1 और ये था F2, ये हो जाएगा F2/F1। ठीक है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स, माइनस नहीं, tan इनवर्स F2/F1। इतना एंगल है किस सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज। क्या देखो तो ये एंगल कैसे बन रहा है? ये एंगल कैसा बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज ऑफ एक्स। इतना एंगल एंटी क्लॉकवाइज ऑफ एक्स। तो आपने एंगल भी बता दिया और फोर्स भी बता दिया। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि मोमेंटम से रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल करके देखेंगे कि हाउ यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल्स यूजिंग मोमेंटम इक्वेशन। ठीक है, और उसके बाद में हमारा ये मॉड्यूल ख़त्म है। नेक्स्ट वी विल गो टू द नेक्स्ट मॉड्यूल। ठीक है, मतलब 4th मॉड्यूल का नेक्स्ट लास्ट क्लास होगा, देन वी विल गो फॉर 5th मॉड्यूल। ओके, चलिए किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो